सो हेलो क्लास 12th। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आज आपका पहला लेक्चर होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर नंबर 1। इसको आज हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। पूरा चैप्टर मैं नहीं कवर करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है एंड मेरा मानना हमेशा ये होता है कि जो आपका चैप्टर होता है, ठीक है, जो आपका पूरा प्रॉपर चैप्टर होता है उसको हमें कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए, जैसे फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट उससे क्या होगा, देखो पहले तो अगर मैं मान लो मैंने ये जो वीडियो है ये जो पूरा चैप्टर है उसको मैंने एक ही घंटे में या फिर 2 घंटे में या फिर 3 घंटे जितने भी लगने हैं उसमें एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दिया और पूरी वीडियो बन गई 2.5 घंटे की, 3 घंटे की। तो आपको सबसे बड़ा एक तो लेंदी हो जाएगा, आप पूरा प्रॉपर देख नहीं पाओगे कंसंट्रेशन के साथ। तो उससे अच्छा ये रहेगा कि मैं मतलब इसी जो पार्ट चैप्टर है आपका, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहले पार्ट में मैं इसका इंट्रोडक्शन एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो भी रहेगा वो बता दूंगा टॉपिक्स। फिर दूसरे पार्ट में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे वो बताऊंगा। फिर थर्ड पार्ट में जो उसका बचा खुचा पार्ट रहेगा वो बताऊंगा एंड देन इसी में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वो जो क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। उससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा एंड टेस्ट भी हो जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, तो उसके लिए जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं ये जो कहानी अभी मैं सुना दूंगा उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, पहले देखो कहानी सुन लो। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी जब सिलेबस ओवरव्यू दिया था मैंने आपको, तो उसमें मैंने बात किया था कि जो दोनों बुक है आपकी क्लास 12th की वो बात करती हैं 19 स्टार्ट होंगी। जो ये पहली बुक है ये स्टार्ट होती है 1945 से लेके, ठीक है, 1945 से लेके ये टाइमलाइन है, आप टाइमलाइन बना लो अपने कॉपी में। ठीक है, 1945 से स्टार्ट होती हैं एंड कहाँ पे एंड होता है ये चैप्टर आपका। ये जो चैप्टर होता है एंड ये होता है 1991 में। ठीक है, 1991 में यहाँ तक ये कहानी चलेगी पूरी 1945 से लेकर 1991 तक, यानी 46 ईयर के टाइम पीरियड में जो भी चीज़ें हुई हैं उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस टाइम पे क्या हो रहा होता है, इस टाइम पे हो रहा होता है कोल्ड वॉर। ठीक है, COLD कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर का मतलब है ऐसा वॉर जो मतलब कोई ऐसा वॉर जहाँ पे गन वन नहीं चली है, मतलब यहाँ पे कोल्ड मतलब ठंडा वॉर रहा है। ये हमेशा यहाँ पे कोई गन का या फिर कोई भी आर्मी यूज़ नहीं की गई है, सिर्फ बातों बातों में या फिर टैरिफ यानी जो ट्रेड वॉर होता है या बातों बातों में ऐसे ही वॉर हो रखा है। 46 साल तक ये वॉर चला था। ठीक है, और कई जगह पे आप ऐसा देखोगे कि कई जगह पे ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि वॉर हो जाएगा। ठीक है, वॉर स्टार्ट हो जाएगा बट हुआ नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कोल्ड वॉर का पीरियड कहते हैं 1945 से लेकर 1991 तक। ठीक है, इस टाइम पे क्या था, इस टाइम पे जो वर्ल्ड था वो 2 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, पहला जो था जो पहला सुपर पावर था वो था USA। ठीक है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट था वो था USSR। ठीक है, यानी रशिया, आज का प्रेजेंट डे रशिया। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, अब यानी जो USSR था, ठीक है, USA था और USSR था, इनके बीच में कोल्ड वॉर चलता रहा 46 साल तक, 1945 से लेकर 1991 तक। एंड देन क्या होता है 1991 में ये जो USSR था ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है यानी ये टूट जाता है। ठीक है, 1991 में आके, ठीक है, USSR डिसइंटीग्रेट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहीं से आपका चैप्टर का नाम पड़ा है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी नाम का मतलब होता है, देखो अभी तक क्या था, जो पूरा वर्ल्ड था वो 2 सुपर पावर का था, इसलिए बाइपोलर था। ठीक है, बाइपोलर। ठीक है, बाइपोलर वर्ल्ड था। लेकिन 1991 के बाद से क्या हो जाता है, कुछ टाइम तक यूनिपोलर रहता है, यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाता है। ठीक है, और इसमें अगर मैं कुछ आपको बताऊं तो इसमें बस इंट्रोडक्शन में इतना ही लिख लो। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा ध्यान किस पे देने वाले हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर पे हम ध्यान देने वाले हैं USSR पे। ठीक है, जैसे USSR है क्या, ठीक है, USSR का जो सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम ये क्या था, ठीक है, इसका स्प्रेड क्या था, ठीक है, इसके चैलेंजेस क्या क्या थे, ठीक है, एंड इसका और क्या देखने वाले हैं हम, इसका रीजन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन, रीजन बिहाइंड डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, ये सारी बातें मतलब हमारा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा USSR पे रहेगा इस चैप्टर में, US पे नहीं रहेगा। ठीक है, US
आपको आज भी पता है कि आज सुपर पावर है, ठीक है। तो यूएस को हम अकेला छोड़ देंगे, जो जितना भी हमारा फोकस रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, यूएसएसआर पे रहेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इससे पहले मैं बता दूं यहाँ पे, इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि कहाँ से कहाँ तक चैप्टर चलने वाला है। अब हम देखेंगे सोवियत सिस्टम क्या था जो हम बात कर रहे हैं। देखो ये जो दोनों बातें हैं ना, ये दोनों जो वॉर था, ये वॉर था आइडियोलॉजीज का। जो यूएसएसआर था, यूएसए था, ये कैपिटलिस्ट था, कैपिटलिस्ट था, ठीक है। स्पेलिंग गलत है, कैपिटलिस्ट था, और जो यूएसएसआर था ये सोशलिस्ट था, ठीक है। ये अभी हम आगे देख लेंगे दोनों क्या होते हैं। आई होप आप सबने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो ये दोनों ये जो वॉर था ना, ये आइडियोलॉजिकल वॉर था। आइडियोलॉजिकल वॉर था। किसकी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, कैपिटलिस्ट ज़्यादा अच्छा है या सोशलिस्ट ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख लेंगे कि जो सोवियत सिस्टम था वो क्या था, फिर यूएसएसआर जो हमारा यूएसएसआर था वो कितना बड़ा था, ठीक है। साइलेंट फीचर्स हम देखेंगे, कुछ अच्छे फीचर्स देखेंगे यूएसएसआर के कि यूएसएसआर का कुछ अच्छा फीचर था या नहीं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि चैलेंजेस और इनटू द सोवियत सिस्टम, मतलब जो सोवियत सिस्टम था उसमें चैलेंजेस क्या क्या थे। अगर चैलेंजेस नहीं होते तो वो डिसइंटीग्रेट होता नहीं, बट कुछ चैलेंजेस थे, उसी वजह से अगर वो चैलेंज को सॉल्व कर लेता तो वो डिसइंटीग्रेशन नहीं होता। बट उसने चैलेंज को अपने सॉल्व नहीं किया, इसीलिए आगे चल के 1991 में उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन इन द सेंस वो टूट जाता है, मतलब कई पार्ट में, बहुत बड़ा यूएसएसआर होता है तो वो उसके कई पार्ट अलग अलग हो जाते हैं और वो सब एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनते हैं आगे चल के, ठीक है। तो वही आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। आपकी जो स्टोरी है क्लास की वो स्टार्ट होती है, आपके बुक में जो स्टोरी दी हुई है वो फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है। मतलब आपको पता होगा कुछ स्टोरी जो होती है ना, जो पहले ही पुरानी सीन बता देता है एंड देन स्टार्ट करता है उसको, तो वही स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होती है, ठीक है। क्या होता है, बर्लिन, ठीक है, बर्लिन जो जर्मनी की कैपिटल है, जर्मनी का कैपिटल है, उसको जो जर्मनी का जो कैपिटल था बर्लिन, उसको दो पार्ट में कोल्ड वॉर के टाइम पे डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। कोल्ड वॉर के टाइम पे डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। जो वेस्ट ईस्ट वाला जो था, ठीक है, और जो वेस्ट वाला था, ठीक है। तो जो ईस्ट वाला था इसको यूएसएसआर कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, और जो वेस्ट वाला था इसको कौन कंट्रोल कर रहा था, यूएसए कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, लेकिन जो ये पूरा एरिया था ना, जो पूरा एरिया था ये था यूएसएसआर के कंट्रोल में। आई होप पेन चेंज कर देता हूँ मैं, तब ज़्यादा बेटर लगेगा आपको। ये जो पूरा एरिया था ये किसके कंट्रोल में था, ये यूएसएसआर के कंट्रोल में था। बट इसमें एक छोटा सा ब्लॉक जो वेस्ट बर्लिन का एरिया था, ये किसके कंट्रोल में था, ये यूएसए के कंट्रोल में था, ठीक है। मतलब एक बीच में आइलैंड था, इसीलिए हम क्या बोलते हैं वेस्ट बर्लिन को, आइलैंड ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, आइलैंड ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो वॉल बनी होती है इसको 1998 में लोग मिलकर गिरा देते हैं, ठीक है। इसको 1998 में लोग मिलकर गिरा देते हैं एंड यहीं से स्टार्ट होता है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। धीरे धीरे यहीं से ट्रिगर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो बर्लिन वॉल था ये ग्रेट सिंबल था कोल्ड वॉर का, ठीक है। कोल्ड वॉर के टाइम पे इसको बनाया गया था, बर्लिन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, तो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जब क्या बोलते हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड यानी जो हमारे यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है यानी टूट जाता है, तो ये जो जर्मनी था जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था ये यूनिफाइड हो जाता है, ठीक है। ईस्ट यूरोपियन कंट्री रिप्लेस कम्युनिज्म गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू डेमोक्रेटाइजेशन, मतलब जो ईस्ट यूरोपियन, ये सारी बातें भी हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इसमें तो कुछ ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले हम कहानी सुन लेते हैं आपको, ठीक है। सोवियत सिस्टम क्या था सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जितनी भी अपनी कहानी है वो आगे करेंगे, ठीक है। सोवियत सिस्टम, ठीक है, सोवियत सिस्टम था क्या, ठीक है। तो इसका जो आइडिया था, आइडिया कहाँ से आता है, 1917 में, ठीक है। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन होता है। और ये किससे इंस्पायर्ड होता है, सोशलिस्ट से, सोशलिज्म से इंस्पायर्ड होता है, ठीक है। सोशलिज्म क्या है, ठीक है, जो रिवॉल्यूशन था वो किससे इंस्पायर्ड था, सोशलिज्म से इंस्पायर्ड था। अब सोशलिज्म क्या होता है, जो सोशलिज्म को मानने वाले लोग होते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करनी चाहिए, ठीक है। लोगों के वेलफेयर के लिए काम करनी चाहिए, उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए हर चीज़ों पे, ठीक है। मतलब हर चीज़ कंट्रोल में होनी चाहिए, मार्केट कंट्रोल में होना चाहिए, लोग कंट्रोल में होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बात करता है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, कैपिटलिज्म को अपोज करते हैं, ठीक है। ये लोग कैपिटलिज्म के विरोधी हैं। कैपिटलिज्म क्या था, कैपिटलिज्म वही है जो मतलब ओपन मार्केट को सपोर्ट करता है। ये वो बोलता है, कैपिटलिज्म वाले बोलते हैं कि जिनके अंदर जितना पोटेंशियल होगा वो उतना ज़्यादा कमाएगा, ठीक है।
ओपन मार्केट की बात करते हैं ये लोग, और इनमें कोई सोशल वेलफेयर की बात नहीं होती, ठीक है। इनका यही मेन फंडा होता है कि जिसको जितना मतलब जिसको जितना कमा पाना है, जिसके जितना पोटेंशियल है उसके अंदर उतना कमा पाए, ठीक है। वहीं इसके अपोजिट होता है सोशलिज्म। सोशलिज्म बात करता है कि हमें जो लोग हैं उनका सोशल वेलफेयर करना है, उनको बेसिक नीड्स जो हैं वो प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। और ये लोग क्या डिमांड करते हैं, एंड नीड टू इक्विलिटेरियन सोसाइटी। इक्विलिटेरियन सोसाइटी का मतलब ऑल पीपल आर इक्वल इन सोसाइटी, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं होगी, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, ठीक है, सब। तो 1917 में, ठीक है, 1917 में एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसको हम रशियन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। वहाँ से ये सोवियत सिस्टम का आइडिया इमर्ज होकर आया था, और ये आइडिया किस पे बेस्ड था, ये सोशलिज्म पे बेस्ड था, जो डिमांड करता था इक्विटेरियन सोसाइटी को, ठीक है। अब देखो ये तो सिर्फ आइडिया था। अब यूएसएसआर के जो लोग थे यानी जो लीडर्स थे, उन्होंने इस आइडिया को अचीव कैसे किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो सोवियत सिस्टम का जितना ही पावर था ना, उनको स्टेट, ठीक है, स्टेट को दे दिया, ठीक है, स्टेट को दे दिया, एंड जितने भी रिसोर्सेज थे उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। यानी अगर ये एक पीस ऑफ लैंड है तो इसको इक्वली सबके पार्ट, सब मतलब जितने भी वहाँ पे लोग थे सबको इक्वली डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। जो सोवियत सिस्टम था उसको सिर्फ एक पार्टी, वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी रूल करती थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अपोजिशन कोई नहीं था, ठीक है। आज भी अपोजिशन होता है तो क्या देखो आप, हमारे जो इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे अपोजिशन है तो गवर्नमेंट खुल के काम नहीं कर पाती। वहीं पे आप चाइना में देखोगे, चाइना में सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी आज भी रूल करती है, वहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं है, तो वो धड़ाधड़ जो भी डिसीजन लेना होता है डिसीजन पे डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो प्लान थी, ठीक है, एंड कंट्रोल बाय स्टेट। वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल प्लान तरीके से काम करती थी, और जो पूरा कंट्रोल था वो स्टेट का कंट्रोल था, यानी सोवियत जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका कंट्रोल था वहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्प्रेड ऑफ यूएसएसआर, मतलब यूएसएसआर कितना बड़ा था, ठीक है। हम ये बात करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मैप है, यहाँ पे मैंने मैप लगाया है, ये आप देख सकते हो। ये जो अभी डार्क रेड कलर का दिख रहा है, ये आपको आज का रसिया है, ठीक है। रशिया इतना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आप इसी में देखोगे कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं, ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज हम इनको बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ये छोटे छोटे हैं इनको हम बाल्टिक नेशन भी बोलते हैं, आपको नाम याद हो जाना चाहिए, बाल्टिक नेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे यूक्रेन भी है, ठीक है। इधर छोटा सा एक बेलारूस भी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पूरा मिला के इसको हम यूएसएसआर बोलते थे, ठीक है। वही होता है 1991 में क्या होता है, 1991 में ये सारे जो चीज़ें, ये जो सारे लोग होते हैं ना अलग अलग हो जाते हैं, मतलब ये अलग स्टेट बन जाता है, ये अलग स्टेट बन जाता है, ये अलग स्टेट। अब मैं स्टेट जब बार बार बोल रहा हूँ तो आप स्टेट इन द सेंस आप कंट्री समझ लो, ठीक है। स्टेट हम अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम स्टेट बोलते हैं तो उसको हम कंट्री बोलते हैं, ठीक है। कंट्री को स्टेट बोला जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। स्प्रेड ऑफ यूएसएसआर हम अगर देखें, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्री दैट सोवियत आर्मी हैज लिबरेटेड फ्रॉम जर्मन फोर्सेस अंडर कंट्रोल, ठीक है, कैम अंडर कंट्रोल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, मतलब पहले जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी 1945 से पहले का जो यूएसएसआर था, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, तो 1945 में जो यूएसएसआर था वो सिर्फ इतना था, ठीक है, इतना था, ठीक है, इतना, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं 1945 तक, ठीक है। बिफोर यहाँ पे लिख देता हूँ, बिफोर 1945, ठीक है। 1945 तक स्प्रेड कितना था, ठीक है। रशिया प्लस सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है। बट आफ्टर 1945, ठीक है, 1945 इस टाइम पे क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसका हुआ था, जर्मनी की हार हो गई थी, ठीक है। और जर्मनी के अंडर में ये सारे स्टेट हुआ करते थे जिनको हम बाल्टिक नेशन बोलते हैं, ठीक है। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी बोलते हैं इनको, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी बोलते हैं, और इन्हीं को हम बाल्टिक नेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इस्थोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, यही है। हम इनको बाल्टिक नेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे बाल्टिक सी है, और ये सारे जो स्टेट हैं ये बाल्टिक सी से अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बाल्टिक नेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था,
आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी 1945 के बाद जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री थी, ठीक है, ईस्ट यूरोपियन कंट्री, ये भी इसका पार्ट बन गई थी, यूएसएसआर का पार्ट बन गई थी, ठीक है। तो बिफोर 1945 रशिया प्लस सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी 1945 के बाद रशिया प्लस सेंट्रल एशियन कंट्री प्लस ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, मतलब तीन मिला के ये बना था, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ दीज कंट्री वेयर मॉडिफाइड बाय यूएसएसआर, ठीक है। जो भी सिस्टम था यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, ये फिर अब मॉडिफाई कर दिया गया था यूएसएसआर के, मतलब यूएसएसआर ने पहले इनको कब्जाया, मतलब इनको जर्मन फोर्सेस से लिबरेट कराया, उनको फ्री कराया है, एंड देन अपने में मिलाया, एंड देन इनका जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम था उसको अपने अकॉर्डिंग बना दिया, ठीक है। और ये जो ग्रुप है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड बोलते हैं, और सोशलिस्ट ब्लॉक बोलते हैं, या फिर सेकेंड वर्ल्ड आप बोल लो या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक बोल लो, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब हम देखते हैं कुछ साइलेंट फीचर, मतलब कुछ अच्छे फीचर अपने यूएसएसआर के, ठीक है। अब देखो यूएसएसआर कितना बड़ा है, आज का आप देखोगे तो यूएसएसआर इतना बड़ा है, रशिया है, फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, फिर यूक्रेन है, यहाँ पे फिर बाल्टिक नेशन है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो इनके कुछ फीचर भी होंगे, कुछ साइलेंट फीचर्स भी होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी होंगे। तो उस टाइम पे ये दुनिया की मतलब सेकेंड मोस्ट वर्ल्ड डेवलप्ड इकॉनमी थी, ठीक है, सेकेंड मोस्ट डेवलप्ड इकॉनमी थी पूरे दुनिया में, ठीक है। इनका जो नेटवर्क था कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, ठीक है, एंड वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी आपको पता होगा ये जो पूरा एरिया जो है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, कम्युनिकेशन का नेटवर्क है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा नेटवर्क है यहाँ पे, ठीक है। और वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, आपको पता होगा कि रशिया आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब सेकंड या थर्ड नंबर पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो यूक्रेन है ये सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर जो वेपन है वो प्रोड्यूस करता था उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ देखोगे आप एनर्जी का बहुत बड़ा रिसोर्स है, कोल है यहाँ पे, सेंट्रल एशिया में कोल भी है, यहाँ पे ऑयल भी है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिसोर्स था इनके पास, ठीक है। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क भी था, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी था, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज भी था, ठीक है। इनकी जो इंडस्ट्रीज जो थी वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। जो इंडस्ट्री जो इनकी थी वो पिन से लेके मतलब एक निब तक, यानी आपका जो पैंट की जिब होती है उससे लेके कार तक सब कुछ यहाँ पे बनता था, मतलब ये आत्मनिर्भर थे, इनको कहीं से इंपोर्ट करने की कुछ जरूरत नहीं होती थी, ये सारी चीजें अपने आप बना लेते थे, ठीक है। जो स्टेट था यहाँ का, यानी जो गवर्नमेंट थी वो मिनिमम स्टैंडर्ड इंश्योर करती थी, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। यहाँ के सिटीजन्स को हेल्थ केयर का, एजुकेशन का, चाइल्ड केयर का सबको फ्री में एक्सेस मिलता था, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो बेसिक नीड्स होती हैं ह्यूमन की, सोसाइटी की, वो स्टेट इंश्योर करती थी। मतलब यहाँ पे जो सोसाइटी थी वो बहुत अच्छी थी, इक्वल सोसाइटी थी, मतलब किसी को भेदभाव नहीं था, सबको इक्वल राइट था, मतलब सबको इक्वल राइट था, सबको जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सबके पास रोटी था, मकान था, प्लेट में 2 रोटी थी, खेत था, सब कुछ था यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। देयर वेयर नो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब यूएसआर में कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, ठीक है। सब कुछ चंगा है, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अनएम्प्लॉयड कोई नहीं है, कोई ना कोई खेत में काम कर रहा है, ठीक है, कोई खेत में काम कर रहा है, फिर कोई इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, फिर कोई कम्युनिकेशन में काम कर रहा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क में, कोई ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लोग, जितने लोग थे सब लोग एक दूसरे से कोई ना कोई फील्ड में एम्प्लॉयड थे, ठीक है। तो कोई ये सारे साइलेंट फीचर थे, मतलब अच्छे फीचर्स थे हमारे यूएसआर के, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अब देखो सब कुछ अच्छा था तो भाई चैलेंजेस क्या थे, ठीक है, सब कुछ अच्छा था, ये अच्छा था, तो ये आगे चल के डिसइंटीग्रेट कैसे हो गया, टूट कैसे गया, ठीक है। तो चैलेंजेस बहुत सारे थे, उसमें से कुछ 5 चैलेंजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको भी एज इट इज़ लिख के आ जाना है अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। चैलेंजेस में अगर मैं बात करूँ तो जो सिस्टम था यहाँ का, जो सोवियत सिस्टम था, ये बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन बन गया था, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है वो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं रह गई थी, ठीक है। मतलब उनको जो माइंड में आता था वो करते थे, कि कोई पूछने वाला नहीं था कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ठीक है। ब्यूरोक्रेट हो गए थे, अथॉरिटेरियन हो गए थे, उनको जिसको फांसी देना होता था फांसी दे देते थे, उनको जिनको कुछ करना होता था सजा देना होता था सजा दे देते थे, कोई दिक्कत नहीं था। और इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई थी, ठीक है। आज भी आप देखोगे चाइना में सेम कंडीशन है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ पे, वहाँ के लोगों की लाइफ, देखो इकोनॉमी, पैसे हैं तो सबका लाइफ अच्छा है वो, बट वहाँ के लोग खोल के बोल भी नहीं सकते कि लाइफ कैसी है, ठीक है। वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन थे नीड रिफॉर्म्स, वन पार्टी कंट्रोल ऑल द इंस्टीट्यूशन एंड बिकम अनअकाउंटेबल। वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन थे, जैसे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। वहां पे तीनों में सिर्फ एक ही पार्टी का कंट्रोल था, और किसका कंट्रोल था? कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल था। अब क्या, जो लेजिस्लेचर है यानी जो लॉ बना रहा है, ठीक है, वो भी सेम है, जो लॉ को एग्जीक्यूट कर रहा है ग्राउंड पे वो भी सेम है, और जो लॉ की रखवाली कर रहा है वो भी सेम है। तो भाई अकाउंटेबल तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके मन में जो आएगा वो बना देगा, फिर उसको एग्जीक्यूट भी कर देगा, और उसके पास कोई कंप्लेन लेके जाएगा तो उसको सजा भी दे देगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो इंस्टीट्यूशन थे वो इनके अंदर रिफॉर्म की जरूरत थी, और वो सारे, क्योंकि वो सारे अनअकाउंटेबल हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे फ्रीडम, अब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था, ठीक है। बोलने का अधिकार इन द सेंस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था, कुछ भी प्रेस में छापने का अधिकार नहीं था, ठीक है। पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थे, रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द पीपल ऑफ 15 रिपब्लिक इंक्लूड कल्चरल अफेयर्स। यानी आप देखोगे जो ये 15 स्टेट, यानी जो 15 स्टेट, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो कहाँ की पार्टी थी? वो रसिया की पार्टी थी, ठीक है। तो वो रसियन लोगों को तो रिकॉग्नाइज करती थी, रसियन लोगों का जो कल्चर है उसको प्रमोट करती थी, बट ये जो 15 और रिपब्लिक्स है, ये जो बाल्टिक नेशन है, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, ठीक है, इनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करती थी। और ये भी जो इनका चैलेंजेस था, ये आगे चल के लेड टू द डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। रसिया डोमिनेट एवरीथिंग, रशिया सब कुछ डोमिनेट करता था। अदर पीपल फेल्ट निगलेक्ट एंड सप्रेस्ड, मतलब और जो 15 रिपब्लिक कंट्रीज, यानी जो 15 और कंट्रीज थे, उनके जो लोग थे वो फील करते थे कि वो उनको सप्रेस किया गया है, उनको दबाया गया है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये थे चैलेंजेस ऑफ इन सोवियत सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं कि जो सोवियत सिस्टम था ये रियली में अल्टरनेट था वेस्टर्न कैपिटलिस्ट का, यानी जो यूएसए का ब्लॉक था उसका रियल में अल्टरनेट था, कि ये बस अपने मन से बड़ा वो कर रहे थे, कि अपने मन से कंपटीशन उनसे किए जा रहे थे कि हम आपसे अच्छे हैं, हम आपसे अच्छे हैं। रियल में ऐसा कुछ था? उनके पैरों के नीचे भी था या नहीं, उनके इक्वल भी था या नहीं, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। इन आर्म रेस, अगर हम मतलब लड़ाई झगड़े की बात करें तो सोवियत सिस्टम उनका जो दुश्मन था, यानी जो यूएस था, उसे मैच तो करता था टाइम टू टाइम, ठीक है, बट एट अ ग्रेट कॉस्ट, ठीक है। ग्रेट कॉस्ट का मतलब देखो, यूएस के पास बहुत पैसा था उस टाइम पे, ठीक है, और जो यूएसआर था इसको हमेशा डर लगा रहता था कि यूएस जो है, अमेरिका जो है, वो मुझ पे हमला ना कर दे, ठीक है। तो यूएसआर क्या था? यूएसआर अपने आप को हमेशा आर्मी में, मतलब अपना जितना भी इनकम आता था, अपनी जितनी भी इकॉनमी थी, उसको कहाँ डाइवर्ट करके रखता था? आर्म, ठीक है, मतलब पैसे उसका हथियार बनाने में, हथियार खरीदने में, यहाँ पे सारा लगा के रखता था, ठीक है। तो इसीलिए लिखा गया है कि सोवियत सिस्टम जो था वो यूएसए को हथियारों के मामले में मैच तो करता था, बट बहुत बड़े कॉस्ट पे, मतलब इसके पास इतना पैसा था नहीं, बट उससे ज़्यादा वो पैसा लगा देता था उससे बस आगे रहने के लिए, ठीक है। जो सोवियत सिस्टम था वो लैक बिहाइंड इन द टेक्नोलॉजी, मतलब सोवियत सिस्टम के पास टेक्नोलॉजी बिल्कुल कम थी, यूएसए के पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। सोवियत इकोनॉमी वाज फ्लटरिंग इन द लेट 1970 एंड बिकम स्टैग्नेंट, मतलब 1970s के बाद, ठीक है, 1970s के बाद जो सोवियत सिस्टम की जो इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे घटने लगी, मतलब फ्लैटर करने लगी, वो स्टेबल नहीं थी, ठीक है, ना ग्रोथ कर रही थी, वो धीरे धीरे डगमगा रही थी, नीचे ही डाउन होती जा रही थी, ठीक है। तो आज हमने इतना ही देख लिया, ठीक है। आपने इंट्रोड्यूस करा दिया है, मैंने आपको सोवियत सिस्टम से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है, उसके चैलेंजेस आपको बता दिए थे, सोवियत सिस्टम है क्या ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सोवियत सिस्टम कितना बड़ा था ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन यहाँ से आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। इस स्लाइड से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बर्लिन वॉल क्या था, कब बना था, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बनाया है कि सोवियत सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। आइडियोलॉजिकल वॉर थी, ठीक है, दो देशों के बीच में, ठीक है, यूएस है या यूएसआर है, ठीक है। 1945 में ये वॉर स्टार्ट हुई थी, 1991 में ये वॉर एंड हो जाती है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है। उसके बाद कुछ टाइम तक यूनिपोलर वर्ल्ड रहता है, ठीक है, एक ही सुपर पावर बचता है। लेकिन आज के टाइम पे देखोगे, आज चाइना है, ठीक है, चाइना है, ठीक है, रशिया है, फिर और क्या है, इंडिया है, ठीक है। तो आज के टाइम पे आप देखोगे तो हमारा वर्ल्ड क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है आज के टाइम पे, ठीक है।
तो ऐसे ये मैंने कहानी आपको थोड़ी सी, आई होप ये चैप्टर से आपको इंट्रोडक्शन मिल गया होगा, एंड जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने इसी चैप्टर में आपको बता दी हैं। अब आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें हम देखेंगे कि जो रीज़न बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर आखिरकार डिसइंटीग्रेट हुआ क्यों, ठीक है, ये हम आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। एंड और कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो उसमें हम देखेंगे 3 पार्ट, अभी 2 पार्ट आने हैं इस चैप्टर के। तो आप आराम से अभी ये देखो, आई होप ये 30 मिनट की वीडियो बनी होगी, तो 30 मिनट में आप कोई दिक्कत नहीं है, 30 मिनट में आप आराम से देखो, फिर इसी को रिवाइज करते रहना, क्योंकि ये जो सारा खेल है, जो सोवियत सिस्टम है, इसी पे बेस्ड है। तो मैंने पूरा इंट्रोड्यूस करा दिया आपको, चैलेंजेस क्या थे, सोवियत सिस्टम था क्या, ठीक है, ये सच में कैपिटलिज्म के इक्वल था भी या नहीं, ये सारी बातें मैंने कर ली यहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं कल या फिर परसों, जब भी लेक्चर आने वाला होगा आपको, आई होप मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो पीपीटी बन गया, देखो पीपीटी मैंने बना के रखा है, बस आपको लेक्चर प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये लेक्चर जो है ये अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।